लेक्चर नंबर क्या है आपका? 21। पिछले क्लास में सेकेंड लॉ को आप समझ लिए थे थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं समझे। आप एक काम कीजिए, पहले हेडिंग डाल दीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और सेकेंड लॉ में सबसे पहले आप फिगर बनाइए। दो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। बनाइए तो एक फिगर इधर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इधर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उधर हम बनाएंगे। यहाँ पर कुल दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया गया है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वह है AgNO3, जो टूट के देगा Ag प्लस और NO3 माइनस। एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है CuSO4, जो टूटेगा तो बदलेगा Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। अब हम जब दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कैथोड पर एक जगह सिल्वर डिपॉजिट होगा और दूसरे जगह कॉपर डिपॉजिट होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन जरूर है ये, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे ही है कॉपर भी और सिल्वर भी। इसीलिए H प्लस, Ag प्लस और Cu प्लस प्लस, ये दोनों, इस तीनों में हाइड्रोजन का SRP वैल्यू कम है और इसका और Ag का और कॉपर का SRP वैल्यू अधिक है। इसीलिए ये Ag जमा होगा यहाँ पर और कॉपर जमा होगा यहाँ पर। ऐसे आप जनरली देखते थे एक्वस सॉल्यूशन जब हम लोग लेते थे ना, तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में हाइड्रोजन जनरली निकलता था, H प्लस निकलता था, लेकिन आपको बताया गया था वहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन के नीचे जितना भी है वह सब जमा होगा। तो ये सब अब बोलने का बात नहीं है, क्योंकि ये सब बात आप पहले से ऑलरेडी समझे हुए हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव रॉड बोलते थे, इसको नेगेटिव रॉड, इसी को ना कैथोड बोला जाता था, और इसको एनोड। तो यहाँ कैथोड पर जमा होगा सिल्वर और यहाँ पर कैथोड पर जमा होगा कॉपर। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, मान लीजिए कि हम इसको 100 कूलम चार्ज दिए। 100 कूलम चार्ज कैसे दिया जाएगा ये आपको पता है। यदि 1 एम्पियर का करंट 100 सेकेंड के लिए हम इसमें डाल के छोड़ दें तो क्या इस सॉल्यूशन को 100 कूलम चार्ज नहीं मिल जाएगा? यहाँ भी आप सेम काम कीजिए, यहाँ भी आप 100 कूलम चार्ज ही दीजिए। आप याद कीजिए पिछला केस में अमाउंट ऑफ चार्ज बदला जा रहा था, चार्ज बढ़ा रहे थे तो वेट डिपॉजिट हो रहा था, तो जो वेट डिपॉजिट हो रहा था वह Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था, जो पिछला लॉ हम पढ़े थे। इसमें क्या है कि हम चार्ज को ना कांस्टेंट कर दिए, मतलब सेम अमाउंट में चार्ज दे रहे हैं। अब सेम अमाउंट में चार्ज देने के बाद यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पर कॉपर। एक्चुअल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ जो सिल्वर डिपॉजिट होगा, और यहाँ पहले आप ये बताइए तो आप अपने मन से या फिर आपके दिमाग में क्या आता है नहीं आता है, यहाँ जो वेट डिपॉजिट होगा और यहाँ जो वेट डिपॉजिट होगा, क्या दोनों जगह वेट जो डिपॉजिट होगा वो समान होगा क्या? यदि हम सेम अमाउंट में चार्ज डाले हैं तो जो डिपॉजिट होने वाला वेट है इधर सिल्वर का और उधर कॉपर का, क्या ये बराबर होगा? ये बराबर नहीं होता है। सेम अमाउंट में भी चार्ज देंगे ना तो अलग अलग अमाउंट में वो डिपॉजिट होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है इसका वेट है 108 ग्राम,
ये कोई भी डाटा हम अपने मन से मान रहे हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पर जो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ 100 कूलम चार्ज देने के बाद, ये मान लो डिपॉजिट होता है 18.75 ग्राम। ये वैल्यू हम अपने मन से माने हैं, और आप इसके लिए कोई टेंशन में मत आ जाना, आप जो मन हो सो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब एक छोटा सा बात बताइए, इसको छोड़िए, आप इसको दिमाग से निकालिए। अब आप यहाँ देखिए, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। Ag प्लस का इक्विवेलेंट वेट और Cu प्लस प्लस का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं या नहीं? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? वेट बाय एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, या एटॉमिक वेट आयनिक वेट बाय एन फैक्टर, या फॉर्मूला वेट बाय एन फैक्टर। सिल्वर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? मोलिकुलर नहीं, इसको आयनिक वेट हम लोग कहेंगे, 108 होता है। बटा 1 करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 108। और इसका इक्विवेलेंट वेट यदि आप निकालोगे तो इसका कॉपर का होता है 63.5, और बटा कितना करना पड़ेगा? 2। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 32.75 आ जाएगा क्या? नो, 31.75 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो हम इस बात के लिए बिल्कुल सक्षम हैं कि जो चीज़ यहाँ जमा होगा, जो चीज़ वहाँ जमा होगा, हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं ना। कुछ नहीं करना है, उसके एटॉमिक वेट में जो चार्ज है उसे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, 108 बटा 1 कर देंगे। यहाँ पर कॉपर का 63.5 होता है, 63.5/2 कर देंगे, चूँकि यहाँ पर जो चार्ज है वह कितना है? 2। सुनिए, अब फैराडे ने ये काम किया, और ये काम करने के बाद उन्होंने पाया कि जब हम सेम अमाउंट में चार्ज अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रोवाइड किए, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देने के बावजूद भी इलेक्ट्रोड पर मेटल का जो वेट डिपॉजिट हुआ है उसका जो अमाउंट है वह सेम नहीं है। तब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, और एक रिलेशन उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि जब ये दोनों वेट आपस में समान नहीं है तो आखिर इस वेट के साथ क्या संबंध है, या ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, आखिर ये वेट संबंध क्यों नहीं है, क्या क्या खिचड़ी पकड़ा है इसके अंदर। तो उन्होंने एक काम किया। उन्होंने क्या किया, इस दोनों वेट का ना रेशियो उन्होंने निकाल लिया। दोनों वेट का रेशियो जब हम निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं, वेट ऑफ सिल्वर बाय वेट ऑफ कॉपर। चूँकि एक जगह डिपॉजिट क्या हो रहा है, एक जगह डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर और एक जगह डिपॉजिट हो रहा है कॉपर। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों का रेशियो निकाल लिया, और ये रेशियो निकालने के बाद अब उन्होंने क्या किया कि सिल्वर का और इक्विवेलेंट वेट का अलग अलग इक्विवेलेंट वेट निकाला। इक्विवेलेंट वेट तो यही ना आएगा जो अभी निकाले हैं, और इसका भी उन्होंने रेशियो निकाला, और उन्होंने पाया कि जो वेट डिपॉजिट हुआ था उसका रेशियो इसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है। मतलब वेट ऑफ Ag बाई वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और यही आपका लॉ है। समझे हम क्या बोल गए? तो ऐसी स्थिति में जो बात फैराडे ने कहा वो उसको हम यदि एक स्टेटमेंट के रूप में लिखें तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। हम यहां से लिख सकते हैं, सुनिएगा, when same amount of charge pass through the different electrolytic solution or pass through the different electrolytic cell, then the ratio of different weight of different substance deposit on electrode is equal to the ratio of their equivalent weight। कह सकते हैं जब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा तब जो वेट डिपॉजिट होगा अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इलेक्ट्रोड पर, उसका रेशियो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। देखिएगा ध्यान से, ये जो वेट है ये ग्राम में है और ये इक्विवेलेंट वेट है, ये ग्राम नहीं है। वेट और इक्विवेलेंट वेट में अंतर होता है, आप याद कीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। आप पहले पूरा उतार लिए हैं,
पूरा उतार लिए तो इस बात को लिख लीजिए, नीचे में थोड़ा नीचे करके लिखिएगा इसको। हट। हो गया, उतार लिए क्या? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे? अरे कुत्ता आ गया था ऊपर, उसी को भगा रहे थे। लिखो लिखो तो। एक्चुअल में उसके आने का भी रीज़न है, वो ऑफिस में सब आता है, क्रिकेटर सब वहाँ आता है, बैठ के कुछ कुछ खाता होता है, और तनी मनी जो छोड़ उड़ देता है उसको बाहर फेंकता नहीं है, उसको देता है वहाँ गेट पर जमा कर, उसको आदत लगा हुआ है, वो तो आएगा ही। लिखिए, लिखेंगे व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज pass through the different electrolytic cell, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लिखने से ज़्यादा बढ़िया है ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखिए। हो सकता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्यूशन सेम हो, तब फिर ये बात नहीं होगा। सुनो एक बात और सुनो, यदि यहाँ पर AgNO3 लिए और यदि यहाँ भी हम AgNO3 ही ले लें तो यहाँ भी Ag ही डिपोजिट होगा और यहाँ भी Ag ही डिपोजिट होगा। और यदि दोनों को 100 कूलम चार्ज दिए हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों का अमाउंट आपस में समान आएगा, बराबर आएगा, चूंकि समान इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसलिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। When same amount of charge pass through the different electrolytic solution, then the ratio of different weight of different substance, then the ratio of different weight of different substance deposit on electrode is equal to the ratio of their equivalent weight, the ratio of their equivalent weight। देखिए यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है ना, उसी को हम स्टेटमेंट का रूप दे दिए, एक बस लैंग्वेज दे दिए। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे की बात सुनिए। इतना बात कहने के साथ ही फैराडे साहब गुजर गए, वास्तव में मर गए, और मर जाने के बाद ये थ्योरी यहीं पर रुक सा गया। तो आगे का जो जनरेशन, आगे के जनरेशन के जो साइंटिस्ट लोग थे वो क्या किए, उनके इन बातों पर काम करना स्टार्ट किए, और काम कर कर के कुछ नई नई बातों को उन्होंने निकाला। जो निकाला, देखो यदि आपसे पूछे ना कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, तो आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है जो अभी हम लिख दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टेटमेंट को लिखने के साथ ही ये चीज़ यहीं पर ब्लॉक हो जाता है, आगे इससे ज़्यादा कोई थ्योरी इसमें नहीं आ पाता है, कोई डेरिवेशन, कोई इक्वेशन, ये सब नहीं मिल पाता है। तो आपको अब इसका जो
मॉडर्न स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का, फैराडे ने नहीं दिया, लेकिन फैराडे के नाम से ही ये जाना जाता है। जो बात आप बोल रहे हैं इसको फैराडे ने नहीं बताया, आगे के साइंटिस्ट ने बताया, लेकिन हम उसको फैराडे का लॉ ही कहेंगे और फैराडे की ही बात कहेंगे, क्योंकि इसी बात का वह एक दूसरा रूप है। कैसे है इस बात को पहले समझ लीजिए, बाद में लिख लेंगे। थोड़ा सा सोचिए आप कि सिल्वर का वेट मान लो 10 जमा हुआ, 10 ग्राम, और कॉपर का वेट मान लो कितना ग्राम जमा हुआ, 1 ग्राम। तो यदि इसका इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमको बराबर, और फैराडे ने ये कहा कि इसका जो रेशियो है यह इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो ऊपर पर सिल्वर है नीचे में कॉपर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वह ज़्यादा होगा और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कम होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वेट ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक बात बाद में स्पष्ट हुआ कि जैसे हम इस सेल को और भी अन्य कई सेल को आपस में सबको सीरीज में जोड़ दें, क्योंकि जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो सभी सेल को सेम अमाउंट में चार्ज मिलेगा। तो वहाँ पर हमको ये नहीं करना पड़ेगा अलग अलग सेल में कि हाँ भाई इसको 100 कूलम मिल गया, फिर उसको 100 कूलम मिल गया, फिर उसको 100 कूलम मिल गया। जितना भी चार्ज मिलेगा सबको समान न मिलेगा चार्ज, सब चूँकि चार्ज तो यहाँ पर कांस्टेंट आपको रखना है। तो आप 10-15 सेल को जोड़ दीजिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले 10-15 सेल को आपस में सीरीज में जोड़ दीजिए और चार्ज देना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पर जमा होगा सिल्वर, यहाँ जमा होगा कॉपर, आगे फिर मान लीजिए मरकरी जमा हुआ, जो भी जमा हो रहा है, आगे हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन भी जमा नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा, लेकिन उसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा ना। तो ये जो डिफरेंट चीज़ जमा होता जा रहा है, उन्होंने उसके मतलब आगे के साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया कि ये जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, किसका वेट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है और किसका वेट कम डिपॉजिट हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि जिसका इक्विवेलेंट वेट सबसे ज़्यादा था उसका अमाउंट भी सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रोड पर मेटल का जो वेट डिपॉजिट होता है ना, वह उसके इक्विवेलेंट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा तो वेट ज़्यादा, और इक्विवेलेंट वेट जितना गुना ज़्यादा वेट भी उतना गुना ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ से यही इसका सेकेंड लॉ जो स्टेटमेंट मिला वह यह कि when different electrolytic cells are connected in series, then weight of substance deposit on electrode is directly proportional to their equivalent weight. It means W is directly proportional to E. जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वह इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे ही हम वेट को इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे वहाँ पर वेट का रेशियो और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आपस में सेम आ जाएगा। तो ओरिजिन पॉइंट जो था सेकेंड लॉ का वो फैराडे साहब ने दिया, इसीलिए आगे के साइंटिस्ट ने भी यदि बातों को बोला तो उसको हम कोई नए साइंटिस्ट के नाम के आधार पर नहीं पढ़ते हैं, उसको हम उन्हीं के नाम के आधार पर पढ़ते हैं। और यदि आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, तो आप इस स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे जो अभी लिखा गया है, अब जो लिखा रहे हैं उसको लिखना है, क्योंकि यहाँ से अब बहुत सारी बातें बननी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारा इक्वेशन बन जाएगा। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल are connected in series, when different electrolytic cells are connected in series, then weight of substance deposit on electrode is directly proportional to their equivalent weight, is directly proportional to their
इक्विवेलेंट वेट। तो बताइए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। हाँ या ना? यहीं से सुनो, लिख लो तो, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड Faraday's second law of electrolysis। Faraday's second law of electrolysis। देखिए अब इधर, W is directly proportional to E according to second law of electrolysis। यदि हम बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? F। और इसी F को क्या बोला जाता है? फैराडेज कांस्टेंट। अच्छा, ये W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस। और E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। जो चीज जमा हो रहा है उसी का इक्विवेलेंट वेट। लिख लीजिए आप यहां तक। अब एकदम एक्टिव मोड में आ जाइए, क्योंकि जितना इक्वेशन बनेगा वो सब न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी है, और एक भी भागा दिमाग से तो फिर समझ लीजिए परेशानी है। W इज इक्वल टू FE। ये फैराडे कांस्टेंट कितना के बराबर होता है? 96,500 कूलम। ये इसी के ना बराबर होता है। थोड़ा आज सीख लें हम लोग कि ये 96,500 कूलम आता क्या है और ये फैराडे कांस्टेंट है क्या। शुरू करें बताना। देखो, अब स्टार लगाइए और लिखिए तो फैराडे। सबसे पहली बात आप यह जानिए कि फैराडे चार्ज का यूनिट है। जैसे कूलम्ब है ना यूनिट, उसी प्रकार फैराडे भी चार्ज का यूनिट है, और चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फैराडे ही होता है। आई बात समझ में? लिखेंगे फैराडे इज यूनिट ऑफ चार्ज। नीचे एरो देके लिखिए, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। अब थोड़ा यहां आ जाइए, थोड़ा देखिए तो इसको। वन मोल इलेक्ट्रॉन का चर्चा आया है ना अभी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 मोल में कितना गिनती होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। गिनती तो यही हुआ ना। अच्छा, ये बताइए, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही ना होता है?
तो चार्ज जब एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है तो क्या हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल सकते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं चार्ज ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, चूँकि हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ना चार्ज चाहिए, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही ना हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कूलम। बोलिए होगा या नहीं? 10⁻⁻19 से 10⁻+19 कटेगा और यहाँ बच जाएगा 10⁴। तो फाइनली ये बचेगा 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁴ कूलम। जब आप इसको गुना कीजिएगा ना तो ये आपको 96,484 समथिंग कुछ आता है, ऐसे इतना कूलम लगभग आता है। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये आप गुना करके निकाल लीजिएगा, लेकिन इसका हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं, चूँकि ये एक बड़ा वैल्यू है, गुना भाग करने में हमको थोड़ी आसानी होती है। तो इसको हम अप्रॉक्स कितना लेके चलते हैं? 96,500 कूलम। और यहाँ से 1 फैराडे बराबर आ गया 96,500 कूलम। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको कूलम और फैराडे में एक रिलेशन मिल गया। कूलम भी चार्ज का यूनिट है, फैराडे सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का है, जहाँ पर हम अब चाहें तो किसी फैराडे वाले वैल्यू को कूलम में बदल सकते हैं या कूलम वाले वैल्यू को फैराडे में बदल सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, क्यू कूलम बराबर कितना फैराडे? क्यू कूलम को फैराडे में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? ये हो जाएगा Q बटे 96,500। नहीं समझा क्या बात? क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम बराबर कितना फैराडे? 1 फैराडे। 96,500 कूलम बराबर 1 फैराडे कैसे होगा? ये तो हम पहले से जानते हैं 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है। तो यदि कूलम वाला वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 2 कूलम कितना फैराडे के बराबर होगा, तो 2 कूलम 2 बटे 96,500 फैराडे के बराबर होगा। अरे ये तो कैलकुलेशन करने का चीज़ है। 96,500 कूलम 1 फैराडे होता है, तो 1 कूलम कितना होगा, तो 2 कूलम कितना होगा, नहीं निकाल सकते हैं। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे इस लेवल पर आगे। इसमें तो सिंपल सा बात है कि जब 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है, इसका सीधा मतलब है कि कूलम को यदि फैराडे में चेंज करना हो तो हम 96,500 से भाग दे देंगे, और यदि फैराडे को कूलम में चेंज करना हो तब 96,500 से गुना कर देंगे। इस प्रकार अब आप फैराडे को कूलम में और कूलम को फैराडे में बदल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए हमारे साथ। कूलम को फैराडे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कूलम को फैराडे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 96,500 से भाग देंगे और फैराडे को कूलम में बदलने के लिए गुना करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? इस प्रकार आपको फैराडे समझ में आ गया और ये पता चल गया कि ये 96,500 कैसे होता है। उतारिए। वर्षा तो एकदम गजब ढाए हुए है जी। अब तो गड्ढा उड्ढा का पानी सब भर गया है, अब तो सब रोडे पर लगता है आ जाएगा पानी सब। क्या बिहार में बाहर आने वाला है? अच्छा, बाढ़ आने वाला है। बाढ़ तो आइले है रे। – 2020 किसी तरह गुजर जाए, जान बचल रह जाए, पढ़ाई हो ना हो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमको तो तैरना आता है, तुम लोग सीख लो। हम अभी तक 6-7 आदमी को तैरना सिखाए हैं। तैरना एक कला तो है ही, प्रैक्टिस की चीज़। देखो, जिंदगी में जितना काम करते हो ना वो सब कला ही है। बिना कला के तो कोई काम है ही नहीं।
हम ये बोल रहे थे कि तैरना उतना आसान नहीं है। एक दिन पानी में गए, थोड़ा सा हाथ पैर मार लिए, पानी उतने उछला लिए, दूसरे के मुंह पर डाल दिए, हाँ इससे गलिए तैरल। वैसे नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-1.5 महीना, वो भी एक आदमी जो साथ में रहे तब, नहीं तो पता चला आजकल पानी में जाएगा, पता चलेगा कि कहाँ जाके हिंद महासागर में मिला कि प्रशांत महासागर में, पता नहीं चलेगा, लेके भाग जाएगा ना तुमको। तो अकेले में ये प्रयास बिल्कुल ना कीजिए। हाँ, घर में यदि स्विमिंग पूल है तो आप वहाँ कीजिए, उसमें भी अपने लेवल में रहिए, ज़्यादा में मत जाइए। चलो, हाँ एक बात और, यदि आप नए हैं, बिल्कुल पानी में नहीं उतरते हैं कभी, एक आदमी का आदत देखते हैं बहुत ख़राब होता है, गंगा जी में जाके डब्बा उब्बा लेके चला जाता है तैरने के लिए, देखे हो कभी? सबसे ज़्यादा डूबने का चांस उसी में रहता है। होता क्या है कि जिसको तैरना आता है, डब्बा पर गया, अपना जहाँ मन होगा वो चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे बीच में कहीं डब्बा छूट भी गया तो तैर के डब्बा को पकड़ लेगा तुरंत। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता है और अथाह पानी में गया और डब्बा छूटा तो जिंदगी छूट जाएगी। उसका मजाल नहीं है कि दोबारा डब्बा को वो पकड़ सके, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो हमारा एक सलाह ज़रूर मानिएगा, गंगा जी में पानी में घुस के डब्बा पर तैरने का प्रयास एकदम नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका डूबने का चांस 95% तक बढ़ जाता है। और ऐसा करते हुए लोग बहुत सारे डूबते हैं। डब्बा उब्बा पर तैरना का नहीं है। और जानते हो, हाथ में खाली डब्बा को संभालना बहुत आसान है, अब पानी में थोड़ा डब्बा को संभालो तो। एक आदमी को देखते हैं पेट के नीचे रख लिया, अलग अलग है, अब पता चला डब्बा थोड़ी देर के बाद निकल गया। जनरली ऐसा होता है। और उस समय डब्बा इतना फोर्स के साथ निकलता है कि आप फेंका जाइएगा उधर, डब्बा फेंका गया उधर, और ये इतना ज़्यादा फेंकाएगा जितना कि उसका वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा वो उतना दूर फेंकाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके डिसमिस होने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जान चला जाएगा, प्राण चला जाएगा, जिंदगी चला जाएगा, कभी ना पढ़ पाएगा। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। इसीलिए ये सब नहीं करना है। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई? हाँ चलो, अब देखो, अब जब तुम फैराडे समझ गए हो तो आगे इस थ्योरी का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको समझिए। यहीं पर आप उलझेंगे, फंसेंगे। देखिएगा ध्यान से, W = FE होता है, अभी तुरंत सेकेंड लॉ के से आया है ये। तुम ही बता दो, यदि F का वैल्यू यानी फैराडे 1 हो जाए, 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम्ब। मतलब यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज दें, यानी 96,500 कूलम्ब चार्ज दें, तब W किसके बराबर हो जाएगा? यानी जो W है वही E है, और जो E है वही W है। अब दोनों को सेपरेटली जाने। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। और ये दोनों आपस में बराबर कब होता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज देते हैं। इट मीन्स weight of substance deposited by 1 फैराडे of charge is called equivalent weight of that substance। बोलिए, कह सकते हैं या नहीं? आप लिखिए यहाँ तक और इस बात को लिखिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना, संडे को 11 बजे से 12-1-2 कब तक ये तो नहीं पता, लेकिन 11 बजे से क्लास होगा और ये YouTube पर लाइव क्लास होगा।
और इस लाइव क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बताया जाएगा। किसका न्यूमेरिकल बताया जाएगा? इस चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ से। तो चूंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से इसमें पूछ देता है तो इस पर आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ढंग से यदि आप प्रैक्टिस ना करो ना तो आप बुरी तरह उलझ जाओगे इसमें। इसीलिए संडे का क्लास यहाँ आना नहीं है, यहाँ गेट लगा हुआ रहेगा, रोड पर खड़ा रहेगा, खाली आवाज़ सुनेगा, यहाँ से लिख नहीं पाएगा। तो घर में बैठ के आराम से यूट्यूब पर देखिएगा, पढ़िएगा वहाँ पर, और वो लाइव होगा। आपको इच्छा हो तो वहाँ से पूछ भी सकते हैं। वैसे आपको इतना ढंग से पढ़ाने के बाद पूछने का अवसर मिलेगा नहीं। अवसर नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको पूछने दूंगा नहीं, आपके मन में कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। और हम कॉपी बंद करने के लिए नहीं बोले तुम बैग में रख रहा है, गलती कर रहा है। इधर ये सूचना बस देना था। हो गया यहाँ तक? सुनिए, अब इसको मिटा देना। अभी हम बोले, थोड़ा इसमें थोड़ा हमारी मदद करो इस बात को लिखने में। 1 फैराडे ऑफ चार्ज कितना के बराबर होता है? 96,500 कूलाम के। एक्चुअल में यह 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही ना चार्ज है, यानी यह 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का ही ना चार्ज है। 1 फैराडे से जो वेट डिपॉजिट हुआ उसी को ना हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब सुनो, इक्विवेलेंट वेट में जब हम लोग ग्राम लगा दिया करते थे तो उसी को क्या कहा जाता था? ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट वही ना होता था। इसका मतलब है कि 1 फैराडे चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होता है वह कितने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अब सुनिए, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 फैराडे चार्ज से 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। 2 फैराडे से 2 ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। 3 फैराडे से 3 ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। इसका सीधा मतलब है कि नंबर ऑफ फैराडे, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। बोलिए हाँ या ना? नंबर ऑफ फैराडे, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में चार्ज तुमको दे दिया कूलाम्ब में, जैसे क्यू कूलाम्ब दे दिया, तो उसको फैराडे में कैसे चेंज करेंगे? Q/96,500। तो नंबर ऑफ फैराडे को यदि हम Q/96,500 लिख दें, जहां पर Q चार्ज है कूलाम्ब में, तो क्या कोई दिक्कत है इसमें? बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला W/, यही मेन बात है इस लॉ का, सबसे मेन इक्वेशन यही है। Q बराबर होता है IT, तब तो यहां से एक दूसरा इक्वेशन बन सकता है IT बटे 96,500। चौचियाना बिल्कुल नहीं है, W/E। ऐसा इसलिए क्योंकि Q बराबर होता है IT। अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी इसको समाप्त करने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। अब आपको हम बताएंगे कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ पर कैसे चले जाएंगे, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में क्या रिलेशन है, इसके बीच आने वाले 2 टर्म, 2 कांस्टेंट Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और फैराडे कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन से भी एक इक्वेशन बनता है जो सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल बनाने में आपकी मदद करेगा। कल सैटरडे है, कल ये उम्मीद है कि कल ये समाप्त हो जाएगा। संडे को न्यूमेरिकल करके उसको ख़त्म कर देंगे। मंडे से कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, 3 से 4 दिन में कंडक्टेंस समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर क्या स्टार्ट होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। देखिए, अभी सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री बचा हुआ है। CBSE पहले ही सरफेस केमिस्ट्री को हटा चुका है। पता है आपको, CBSE से जो लोग हैं सरफेस केमिस्ट्री से हटा चुका है। यदि बिहार बोर्ड भी सरफेस केमिस्ट्री को हटा दे तो सरफेस केमिस्ट्री को अभी पढ़ाने की ज़रूरत हम नहीं समझते हैं, इसलिए कि कहीं बाद में मान लो हटा दिया, पढ़ लेंगे, झूठे टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट को रोकते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत लेंदी चैप्टर है और भारी चैप्टर है। याद कीजिए, जिसका नोमेनक्लेचर हम ऑनलाइन देना शुरू किए थे। नोमेनक्लेचर हुआ था, 6-7 क्लास हुआ है, लेकिन उसके बाद का क्लास अभी रुका हुआ, उसको हम फिर से शुरू से कर देंगे थोड़ा फ्रेश वे में, चूँकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं उसको। तो पहला चैप्टर और सरफेस केमिस्ट्री को रोकते हैं, जैसा गाइडलाइन ऊपर से आएगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। यदि मान लीजिए पूरा पढ़ना ही होगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन यदि मान लीजिए छोड़ना होगा और टाइम कम है तब छोड़ेंगे। लेकिन यदि, हालांकि सुन लो, अभी तक आप लोग यदि बिहार बोर्ड से हो
अभी तक कोई गाइडलाइन ये नहीं आया है कि कौन चैप्टर छोड़ना है और कौन, अभी पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस बात का प्रपोजल रखी है बिहार एजुकेशन बोर्ड से कि सिलेबस में कटौती किया जाए, लेकिन अभी तक ये प्रपोजल चुनाव का जो है ना भेंट चढ़ा हुआ है, इसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। वो पागलपन है, जो मन में आएगा वो करेगा। तो जो मन में आएगा वो करेगा, तो हम लोग को तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे। कोऑर्डिनेशन खत्म करने तक यदि क्लियर नहीं किया तब सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्लास। ये इक्वेशन अभी और आगे बढ़ेगा, इसमें और बहुत सारी बातें हैं, और जितना इक्वेशन बनेगा उतना आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि सबसे न्यूमेरिकल पूछेगा। Peace.